नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की ये वीडियो यूपी टेट 2015 के मैथ्स पोर्शन को कवर करेगी, जिसमें हम इजी एंड सिंपल मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चंस किस रेंज के यूपी टेट में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, जिससे हमारे समय की बचत हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x है, तो 547.527 अपॉन 82 का मान क्या होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा हम पहले उसको ही राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो 547.527 अपॉन 0.0082 इक्वल्स टू एक्स, यही तो दे रखा है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस में, डेसिमल के क्वेश्चन में हम सबसे पहले डेसिमल को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या बचेंगे, 547 अपॉन 82। ठीक है, बाकी डेसिमल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने नंबर्स के पहले लगा होगा हम उतने जीरोस को बढ़ा देते हैं। तो एक, दो, तीन और चार डिजिट जो है वो नीचे बढ़ी है, तो हम चार जीरो यहाँ पर ऊपर पुट कर देंगे। और ऊपर कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा हुआ था, तो 1 2 एंड 3, तो नीचे हम थ्री जीरोस पुट कर देंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, जितने जीरो से जीरो कटते हैं हमने काट दिए। अब क्या करेंगे बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके हम सोल्यूशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाँ, इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स। तो 547.527 अपॉन 82 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10। ये जो 10 यहाँ पर रह गया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमसे यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू बताइए। ये हमारे पास आ गया है और इसकी वैल्यू जो है बेटा एक्स अपॉन 10, जो कि ऑप्शन ए पे मैच कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया गया है। चलिए, ठीक है, बढ़िया। दूसरा देखते हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या है। ठीक है, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री। कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण। बेटा तो आपको पहले पता होगा कि कोटि पूरक कोण क्या होता है बेटा, जिन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। और संपूरक कोण में बेटा दो एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल हो, वो होते हैं संपूरक कोण। ठीक, कोटि पूरक जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोटि पूरक कोण इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरा कोण क्या है बेटा, समपूरक है ना। तो समपूरक कोण क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोटि पूरक है 90 माइनस एक्स, संपूरक कितना है 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना हो, कोटि पूरक का 3 गुना। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 गुना है ना, तो 3 × 90 माइनस एक्स। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 3 जा 27, जीरो पुट करेंगे माइनस 3x। ठीक, अब एक चर वाले राशियों को एक साथ और अचर वाली राशियों को एक साथ रख देंगे। यहाँ पर 3 देखिए निगेटिव है, इसको इधर कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 270, जो पहले से यहीं पर था वो वहीं रहेगा। नंबर्स टर्म ये वाला 180 जो है पुट करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 180। यहाँ पर ये कैसा था, पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो जब कोई साइन ना दिखे तो समझ जाइए वो कैसा है, पॉजिटिव है। इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब 3x माइनस एक्स यानी कि 2x इक्वल्स टू 270 में से 180 गया तो बेटा कितना बचा, 90 डिग्री बचा है ना। हाँ तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो कोण देखिए 45 ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है हमारा, यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक आयताकार पार्क। अच्छा 93 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, क्योंकि आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 91 टू 120 मैथ्स के पोर्शन में, इसलिए यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि किस पोर्शन में कहाँ से कहाँ तक मैथ्स का पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। एक आयताकार पार्क, ठीक है, एक आयताकार पार्क है बेटा। ठीक, आयताकार पार्क है। आयत पता है ना किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, रास्ते का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो पहले बेटा कितना था, 45 मीटर लंबा था और 30 मीटर चौड़ा था। ठीक है, फिर 2.5 मीटर की फेंसिंग हो गई, यानी रास्ता लग गया उसमें। तो अब 2.5 मीटर बढ़ गया, और 2.5 मीटर बढ़ेगा तो दोनों तरफ बढ़ेगा, एक तरफ तो बढ़ेगा नहीं, तो 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर। इसी तरीके से हर तरफ 2.5 मीटर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो एक बड़ा आयत जो है वो हमें देखने को मिलेगा। यस और नो, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे बेटा, पहले हम रास्ते सहित क्या करेंगे, पार्क की लंबाई ले लेंगे। ठीक, रास्ते सहित, ठीक है, रास्ते सहित पार्क की लंबाई। रास्ते सहित पार्क की लंबाई बेटा कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 45, फिर क्या हुआ 2.5 मीटर बढ़ गई, और 2.5 मीटर दूसरी तरफ से बढ़ गई, है ना। कैसे, देखो 2.5 मीटर पहले पूरी 45 थी, ये पूरी 45 थी, तो 2.5 मीटर इधर बढ़ गई और 2.5 मीटर इधर बढ़ गई। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 45 और ढाई ढाई 5 यानी 50 हो गई पूरी। ठीक है ना, 50 मीटर हो गया ये। अब हम इसकी चौड़ाई की तरफ ध्यान देंगे, पहले कितनी थी चौड़ाई बेटा, 30 थी, 30 थी ना, फिर दोनों तरफ 2.5 2.5 मीटर इंक्रीज हो गया। देन व्हाट विल बी द नंबर वी हैव गेट, 30, ढाई एंड ढाई यानी कि 35। ठीक है, नए मार्क्स हमें क्या मिले, 50 और 35 के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, छोटे आयत में का, छोटे आयत का क्षेत्रफल और बड़े आयत का क्षेत्रफल दोनों निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो रास्ता की चौड़ाई है वो कितनी है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं बड़े पार्क की, बड़े आयत या बड़े पार्क जो भी लिख लीजिए। ठीक है, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, यही तो होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब 45 गुणे, बड़े आयत की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो बड़े में 50 का ले लेंगे। ठीक है, हम्म, तो 50 गुणे 35। ठीक है, और छोटे आयत के क्षेत्र इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। 35 इंटू इसको करेंगे तो आएगा हमारे पास 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे आयत का निकालते हैं, छोटे आयत का, छोटे आयत का क्षेत्रफल बेटा कितना होगा, तो पहले कितना था 45 गुणे 30, जिसको सॉल्व करने पर बेटा आएगा हमारे पास 1350 मीटर। ठीक है, अब बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे तो हमें रास्ता जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1750, दिस वन एंड दिस वन, ये दो चीजों का माइनस करते हैं, माइनस 1350। अब इन दोनों को माइनस करने पर बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का माइनस करने पर हमें रास्ते की जो चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल पता चल गया है 400 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 93 हो गया सबका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। देखिए सबसे मैथ्स में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो वो है अनुपात का। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि अगर आपको क्वेश्चन में अनुपात का क्वेश्चन मिल जाए, अगर पेपर में आपको अनुपात का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, सिंपल क्या करना है, माना कोण इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 2x 3x और 4x। ठीक है, सिर्फ x पुट कर दीजिए और बाकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी, उस हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, 2x 3x और 4x हमने एज्यूम कर लिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो तीन कोण हमारे पास मौजूद हैं, तो तीनों कोणों का योग मतलब हम इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस करने के बाद ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई। तो दो 2x 3x और 4x इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 2 5 और 4 9, यानी कि 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x को अकेला छोड़ देंगे और 9 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 9 2 जा 18 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा, हमने एंगल्स क्या माने थे, 2x 3x और 4x, यही तो माने थे। अब x की वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 और 4 इंटू 20। ठीक है, तो 2 इंटू 20 मतलब 40, 3 इंटू 20 मतलब 32, 23 जा 60 हो जाएगा और 24 जा 80। ठीक है, तो 40 60 और 80 यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14 4 18, देखिए 180 डिग्री आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, 40 60 एंड 80, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है बेटा, आपको पता ही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको हम लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महसप करते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ये हो गया ना दोनों, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यही दोनों लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले, इस तरीके के क्वेश्चन में हम जब हमें पहला नंबर दूसरा नंबर एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। ठीक, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है बेटा, 117 दे रखा है। सेकेंड नंबर नहीं दिया है, हमें निकालना है, हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, एलसीएम कितना दे रखा है बेटा, 1989 और एचसीएफ जो है वो 13 दे रखा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया ना, एक्स को अकेला छोड़ देंगे, अचर राशि है वो। तो 1989 इंटू 13 अपॉन में 117। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 117 से 17 टाइम्स में जो है ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब 17 इंटू 13 करने पर हमारे पास जो मिलेगा वो आएगा 221। इसको और इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि यही दोनों नंबर्स बचे हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 221, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रही है। ठीक है, 2015 में देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास, इनका परिसर बताना है। ठीक है, एक्सपेंशन। तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है बेटा, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, परिसर इक्वल्स टू उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, अब इसको करने के लिए इससे पहले हमें एक काम और करना पड़ता है, वो है आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे बेटा, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम क्या होते हैं बेटा, छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर जो है वो 15 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, 23,
फिर उसके बाद 2 बार 23 है तो 2 बार 23 लिख देंगे। फिर 25, 25 भी 2 बार है, ठीक। फिर है 27, फिर 40 और फिर 42, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम उच्च मान की तरफ देखेंगे। उच्च मान कितना है बेटा? सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 42 दी हुई है, और सबसे निम्न जो है वो 15 दी हुई है। तो 42 माइनस 15 कर देंगे। 42 माइनस 15 करने पर आंसर क्या आएगा हमारा? 27। 27 हमारा आंसर निकल आएगा। 27 है किसी में? ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है, ज्यादातर ऑप्शन सी ही निकल रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर की माप का एक घनाभकार गोदाम है, यानी एक कमरा है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किस शेप का है बेटा? क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना दिया हुआ है? ठीक है, एक हमें गोदाम है, गोदाम दिया हुआ है जिसकी माप भी दी हुई है, और उसके साथ साथ हमें एक बक्से का आयतन, यानी मान लो इतना छोटा एक बक्सा अगर है, तो इस तरीके से कितने छोटे छोटे बक्से आ जाएंगे, उस बक्सों की संख्या ही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। पहले तो हम क्या करते हैं, गोदाम का जो आयतन है वो निकाल लेते हैं पूरा। ठीक है, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बेटा कैसे निकालते हैं आपको पता है? L इंटू बी इंटू एच, जिसको हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, LBH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 इंटू 40 इंटू 30। ये हो गया। हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें इजी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। एक बक्से का आयतन कितना दे रखा है? इतना। तो अब एक बात बताइए, ये जितना पूरा है, हम उसमें से एक को डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने बक्से जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या इक्वल्स टू आयतन, गोदाम का आयतन, लिख दे रहा हूं यहाँ पे गोदाम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। गोदाम का आयतन बटे एक बक्से का आयतन, ठीक है, एक बक्से का आयतन, ठीक, जो कि हमें पहले से निकाल करके दिया हुआ है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 60 इंटू 40 इंटू 30 और अपॉन में 0.8। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो हमने बताया डेसिमल अगर है तो डेसिमल हटाएंगे, एक नंबर के पहले है तो हम 10 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 8 5 जा कितना होता है बेटा? 40 होता है। अब बाकी बचे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 10 यानी 300, और 6 5 जा 30 यानी 300 इंटू 300। ठीक है, 90,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 90,000 बक्से जो हैं वो हमारे इस घनाभकार गोदान में रखे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 97 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, यदि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3 हो तो a तथा b का मान बताना है। ठीक है, a तथा b का क्या बताना है बेटा? मान बताना है। ठीक, हम इसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ए, रुक जाइए, इसमें हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये क्वेश्चन, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हर को बराबर करने के लिए हम रूट 3 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, हाँ, रूट 3 माइनस 1, इस तरीके से इसको कर लेंगे। नीचे जो भी हर है उसके निगेटिव साइन के साथ हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों में। तो अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों डिजिट सेम है, तो रूट 3 है ना, रूट 3 माइनस 1, 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि इनका स्क्वायर हो गया। रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 दो बार लिखा हुआ है, जैसे
6 × 6 अगर लिखा है तो हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? उसी तरीके से ये दोनों डिजिट सेम है, तो हमने इनको एक ही साथ स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मतलब। हाँ, तो √3 माइनस 1 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो 2a और b हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 और इंटू 1। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 3 माइनस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। ठीक, हाँ देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पर दोनों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 माइनस √3 और अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई? हमारे पास क्या बचा बेटा? 2 माइनस √3 ये बचा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? a प्लस बी √3 की। तो अब देखो ये जो है a प्लस बी √3, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी √3 यानी 2 माइनस √3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और b √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक, लेकिन b के लिए क्या करेंगे? b इक्वल्स टू √3 माइनस का √3 अपॉन √3। ये अपॉन वाला √3 कहाँ से आया बेटा? इसके देखो b के साथ √3 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अपॉन में जाएगा तो क्या करेगा? इक्वल्स टू के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर डिवाइड करेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1। a की वैल्यू 2 और b की -1, यानी हाँ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका भी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हाँ इसमें लेंदी था थोड़ा क्वेश्चन, स्पेस नहीं है तो थोड़ा हौच पौच हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 सेज के निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पर के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि या व्याख्यान विधि? देखो, देखो सुनो और समझने की जो सिद्धांत है वो एक ही विधि पर आधारित है, वो है व्याख्यान विधि। ठीक है, नहीं सॉरी, व्याख्यान नहीं होगा, प्रदर्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन में ही हमें देखना है खुद से, ठीक है, सुनना है और समझना भी है कि सामने वाला जो है वो एग्जीबिशन में क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, तो इसका अर्थ है 5050 को क्या लिख रहा है वो? 550 लिख रहा है, तो इसका अर्थ बताना है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं, जोड़ वाला तो एकदम ही गलत है, गणित का ज्ञान नहीं होता तो नंबर्स ही नहीं लिखता, है ना? संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ये भी गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि संख्या तो वो लिख रहा है, लेकिन उसको स्थानीय मान की अवधारणा जो है वो स्पष्ट नहीं है। अगर स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट होती तो उसको पता होता कि 5050 जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, स्थानीय मान की दिक्कत है उसे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए स्टैंड्स फॉर भुजा। ठीक है, ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है? यहाँ पर भुजा के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो √3/4 इंटू हमें भुजा कितनी दे रखा है? 20, तो 20 को 2 टाइम्स लिख लें, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, 20 × 20।
तो अब 4 को 4 5 जा 20, 20 5 जा 100, तो 100√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो हम पहले अज्यूम करते हैं, माना त्रिज्याएं इक्वल्स टू R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2। अब हमसे कह रहा है परिधि, परिधि क्या होती है बेटा? 2πr होती है ना, तो यहाँ पर 2πr1 करेंगे अपॉन में 2πr2 करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 3/1। हमें क्या दे रखा है? 3:1 दे रखा है, तो 3:1 में हमने इसको लिख लिया। ठीक, अब देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो R1 R2 कितनी? R1:R2 इक्वल्स टू 3:1, यानी उनके त्रिज्याओं का अनुपात भी इतना ही निकल के आया है। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? πr² होता है ना, तो πr1² इंटू सॉरी इस टू πr2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू कितनी थी? 3, तो हम इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9, और 1 की वैल्यू या फिर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 9:1 है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, 102 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो इतना है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई बताइए। ठीक है, मैंने आपको अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था अनुपात में, उसमें बताया था कि अगर अनुपात का क्वेश्चन है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक्स एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। ठीक है, तो माना घनाभ की L, B, H कितनी हो गई है बेटा? 6x, 5x, 4x। ठीक है, हमने अज्यूम कर ली। अब आपको पता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, सॉरी ऊंचाई गुणे घनाभ पूछा है ना, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, वैल्यूज को पुट करते हैं। एल कितना था बेटा हमारे पास? एल और बी है ना, एल बी यानी 6x और 5x, 6x इंटू 5x। ठीक है, प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x प्लस 6x। कुछ भी नहीं किया है हमने, बस यहाँ से देखिए 6 5 5 4 4 6। ठीक है, यही बस हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x इंटू 5x, 6×5 = 30 x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 चौको 20 x स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ा 24 x स्क्वायर। ये आ गया समझ में? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? 30 और 20 50 और 24 74, 74 x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हम एक चीज और लेके चल रहे थे, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ की भी वैल्यू दे रखी है, तो संपूर्ण पृष्ठ की जगह हम 5328 लिखते हैं, और यहाँ पर 2 इंटू 74 एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? चर और नंबर्स को अलग अलग कर लेंगे, तो 5328 अपॉन में 2 इंटू 74। यहाँ पर अपॉन में क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थे, जब ये इज इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो अपोजिट चीजें होने लगती हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर डिवाइड होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले हम 2 से कट करते हैं, तो इसको 2 से कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4,
2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड देन 2 4 जा 8, 2 6 6 4 आ जाएगा। फिर 74 से इसको कट कर देंगे तो 36 टाइम में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, जो कि हम अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 36 में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमें क्या निकालना था? एल, बी और एच निकालना था ना। तो एल की वैल्यू कितनी थी? 6x, यानी 6 इंटू 6, और बी की वैल्यू 5 इंटू 6 कर देंगे, और हाइट कितनी थी? 4x थी, तो 4 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 एंड 4 6 जा 24। 36 30 और 24 36 30 और 24, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 103 का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि 0.125 0.125 की पावर 2/3 का मान बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दिखने में टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है, 2 ही 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो 0.125 को हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब, है ना। 5 का क्यूब 125 होता है, तो उसी हिसाब से 0.5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 0.125। फिर उसके बाद हम इसकी पावर को लिख लेते हैं 2/3। ठीक है, हम लोगों ने 9th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़े हुए हैं ना, उसी उसी वही क्वेश्चन है एकदम। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? 0.5, अब ये पावर्स आपस में क्या करेंगी बेटा? मल्टीप्लाई कर जाएंगी। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस देख के घबराना नहीं है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर क्या करें कि विक्रय मूल्य को हम दुगना कर दें, क्या कर दें? दुगना। तो पहले हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं, क्या है हमारे पास। तो हमने माना विक्रय मूल्य बराबर कितना है हमारे पास? 100, और लाभ कितना हो रहा है? पी। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है बेटा? पी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? अगर ऊपर की प्रॉपर्टी को हम देखें तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 माइनस पी। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, पेज ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है? ठीक है, 100 माइनस पी, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से करें, ये वाली लाइन जब क्या कर रहे हैं? विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया तब क्रय मूल्य क्या बनेगा बेटा? क्रय मूल्य बनेगा 200। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया हमने, और लाभ 3 गुना हो जा रहा है, तो 200 माइनस 3p। प्रॉफिट कितना हो गया? 3 गुना हो गया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब दोनों इक्वेशन क्या हैं? दोनों इक्वेशन को आमने सामने अगर हम रखें तो 100 माइनस पी इक्वल्स टू 200 माइनस 3p। यहाँ पर भी वेरिएबल्स और नंबर्स हैं हमारे पास, तो उनको सेम कर लेंगे। तो हो जाएगा 3p माइनस पी इक्वल्स टू 200 माइनस 100। ठीक है, तो 3p में से p चला गया तो 2p बचा इक्वल्स टू 100। तो p इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 50। प्रॉफिट कितना आ गया? 50। अगर हमारे पास क्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य 100 रुपए है और प्रॉफिट 50 का हो रहा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, है ना। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य इक्वल्स टू 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ इस हिसाब से पहली वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी 100 माइनस 50, तो आंसर हमारा आया 50। लेकिन हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, सबसे पहले तो हम लाभ को लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो लाभ बेटा कितना हुआ है हमें? 50 का, और क्रय मूल्य कितना है? 50 इंटू 100। तो 50 से 50 कैंसिल, कितना आया? 100% जो है वो प्रॉफिट परसेंट उसका निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी।
ठीक है, 105 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, संलग्न चित्र में कोण ए का मान है, कोण ए का मान यानी इस वाले एंगल का मान जो है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, ट्रायंगल ओ बी सी में, ट्रायंगल ओ बी सी में क्या कह रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस 108 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 108, यहाँ प्लस कर रहा था, इधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 72 निकल करके आएगा। ठीक है, 72, ये हमारे पास इक्वेशन बन आ गई हमारी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ये पूरा एंगल एक्स प्लस एक्स, पूरा एंगल वाई प्लस वाई यानी वाई प्लस वाई, और प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यहाँ पर भी हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है कि एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2y है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 2x प्लस 2y प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमने देखो दोनों में दो दो है तो दो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली हुई थी, कितनी है, 72, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 72 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इसको एंगल ए इक्वल्स टू क्या करेंगे, 180, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, नहीं पहले हम इसको सॉल्व कर लेते, 72 टू टू ज़ा 4 और 7 टू ज़ा 14 यानी 144, है ना। तो 180 माइनस 144 हो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल ए कितना निकल के आ जाएगा बेटा, एंगल ए निकल के आएगा 36 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी 36 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 107, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताइए। ठीक है, तो त्रिज्या यानी सर्कल की बात हो रही है। ठीक, सर्कल का एक सेंटर भी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक, तो 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले ली हमने। ठीक, और 6 सेंटीमीटर की जीवा है। ठीक है, वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 6 हो गए और ये कितनी है, 10। ठीक, इसका नामकरण भी कर देते हैं, ओ ए बी और एम। ठीक, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको, ये जो हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल में हम क्या लगाते हैं बेटा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए, ओ और ए यानी कि 10 का स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लिया है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से लिया है। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से लिया है है ना। क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो 10, ओ ए की वैल्यू कितनी है, 10 स्क्वायर है, ओ एम कितना है हमारे पास, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगी वैल्यू हमारे पास कितनी, 100 इक्वल्स टू 36 प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन से करना शुरू करते हैं ताकि समझ में आए। ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36। ठीक है, तो ए एम इक्वल्स टू, ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 64।
तो अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, उधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो ए एम इक्वल्स टू अंडर रूट 64। ठीक है, ए एम इक्वल्स टू 64। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8। ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 8। लेकिन हमसे जीवा की पूरी लंबाई पूछा है, तो पूरी क्या होगी? अगर आधी ये है तो पूरी कितनी होगी? तो जस्ट डबल कर देंगे। तो ए बी इक्वल्स टू 2 × 8, डबल कर देंगे, है ना। तो 2 × 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारी राइट हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत हैं। लड़कियों की माध्य ऊंचाई बताइए। माध्य ऊंचाई बताना है। तो माध्य ऊंचाई के लिए माध्य बराबर होता क्या है बेटा? माध्य बराबर होता है कुल योग। माध्य बराबर क्या होता है बेटा? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग का मतलब इन सब को ऐड ऑन करेंगे। तो कुल को अगर हम ऐड करते हैं बेटा तो 3850, ये हम पहले इकाई के अंकों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नंबर आएंगे 1421। सबको ऐड करने के बाद 1421 आने वाला है। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 142.1। कैसे? जब अपॉन में जीरो है तो उतने नंबर के पहले हमें डेसिमल लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 142.1। जितने जीरो होंगे, जैसे मान लो यहाँ 2 जीरो होते हैं तो फिर 1 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाता। बात समझ में आ गई? तो 142.1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैच कर रहा है किसी से 142.1, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 108 का ऑप्शन बी। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला बनता है n1 - 1 अपॉन में t। ठीक है, t1 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन में t2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यूज दे रखी हैं बेटा, है ना। n1 इक्वल्स टू 2 और t1 इक्वल्स टू 8। कैसे? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। पहले में समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष। ठीक है, और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? 4 गुने का मतलब क्या हो गया कि n2 इक्वल्स टू 4 और t2 यानी कि कितना समय लगेगा, यानी t2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो ये जो दो आप देख रहे हैं ना, ये दुगना वाला है। ठीक, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, बस ये पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो n1 कितना है बेटा? 2 है। तो 2 - 1 अपॉन t1 यानी कि 8 इक्वल्स टू n2 कितना है? 4 - 1 अपॉन t2 यानी कि x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो 2 - 1 यानी कि 1 और x को 1 से करेंगे तो x मिलेगा हमें। तो 4 - 3 × 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8 × 3 = 24। टोटल उसको कितना वर्ष लगने वाला है? 24 वर्ष लगने वाला है। ठीक है, 8 4 गुना होने में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। 2.5 माइनस 1 अपॉन 325 माइनस 2.5, उसमें भी अपॉन है 0.75 प्लस 0.50। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो 2.5 माइनस 1 अपॉन 325 माइनस 2.50 अपॉन, इसको ऐड करेंगे 75 और 50, कितना आ जाएगा बेटा? 1.25 आ जाएगा। ऐड करने पे आ जाएगा ना। यहीं पे हम इसको एक और स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ डेसिमल देखो, 2 नंबर के पहले है, 2 नंबर के पहले है, तो दोनों डेसिमल कट हो जाएंगे दोनों डेसिमल क्या हो गए बेटा? कट हो गए। ठीक, और 125 से 250 कितने टाइम्स में कट हो जाता है? 2 टाइम्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो 2.5 1 अपॉन 325 माइनस 2
ठीक है, 3.25 है क्या? 3.25 तो नहीं लिखा है कहीं। अच्छा 3.25 है, ठीक है, 3.25 है बेटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया 3.25 यानी कि -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे 2.5 माइनस 1/3.25 में 2 को माइनस कर देंगे तो बेटा कितना बचेगा, 1.25 बचेगा। ठीक है, फिर एलसीएम लेकर के हम क्या करें, सॉल्व कर दें? नहीं, डेसिमल हटाया, ऊपर डबल जीरो लगा क्योंकि दो डिजिट थी। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 2.5 माइनस 4/5। ठीक है, 4/5 को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 होता है ना, तो 0.8 आ जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लेना, तो 0.8। तो 2.5 में 0.8 अगर माइनस करते हैं तो 1.70 अगर हमें देखने को मिलता है। ऐसे कर लो, 0.8 माइनस कर लो। ठीक है, तो 7 यानी कि कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना। 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7, और 1 की जगह कुछ भी नहीं बचता। हाँ सॉरी, यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 1.7 या 1.70, 1.7 या फिर 1.70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्ती है। ये जितना जितना क्वेश्चन आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इन दोनों का एलसीएम निकाल करके मत चेक कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको करने की जो ट्रिक है उसमें एक फॉर्मूला लगता है बेटा। ठीक है, इनका लसा निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? 2 और 3 का, 2 और 3 का बेटा क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक, अपॉन में 3 और 4 का मासा निकालेंगे। ठीक है, तब जा करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और 3 का लसा कितना होता है बेटा, 6, और 4 और 3 में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, तो 6/1 यानी कि 6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलिए, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो माना ए और बी की आयु, ए एंड बी की आयु को हमने मान लिया 6x एंड 5x। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 6x और 5x को अज्यूम कर लेना है। तो 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 44। कह रहा है ना उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 44। तो 6×5 = 11x इक्वल्स टू 44। तो x इक्वल्स टू 44/11 विच मीन्स 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो उनकी आयु क्या हो जाएगी बेटा, पहले कितनी थी, 6x थी, 6x प्लस 8 हो जाएगी, और इनकी कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 8 हो जाएगी। यही तो होगा। तो 6 × 4 + 8 अपॉन 5 × 4 + 8। ठीक है, हाँ, तो 6 × 4 = 24 और 8 = 32, बटे में कितना आ जाएगा, 5 × 20 और 8 = 28। ये दोनों किसकी टेबल से कट रहे हैं, 4 की टेबल से। हाँ, 8/7। ठीक है, 8/7 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 8:7। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 8:7। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश की 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दें तो माना भिन्न x/y है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ कि x को पहले हमने अंश को क्या करना है, 20% कम कर देना है। तो 20% कम के लिए 100 माइनस 20/100। ठीक है, और क्या करना है, हर को 20% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, हाँ 10% बढ़ाना है। तो 100 माइ प्लस 10/100। तो उनका मान क्या हो जाता है बेटा, 16/55 हो जाता है, 16/55 हो जाता है। ठीक है, तो
100 में से 20 गया 80, यानी कि 80x, 80 इंटू एक्स यानी 80x, और ये जो 100 है ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 110, हाँ, अपॉन 110 वाई इक्वल्स टू 16/55, ठीक है। तो भिन्न का मान बताना है, तो भिन्न का मान हमने क्या माना, भिन्न मानी थी x अपॉन वाई, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 16 इंटू 110 अपॉन 55 इंटू 80, तो 55 से 2 टाइम्स में चला गया ये, 16 से 5 टाइम्स में चला गया ये, तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। तो 2/5 ऑप्शन ए, 113 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, ठीक है। तो -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमने x मान लिया, ठीक है। x मान लिया तो वैल्यू हमें मान लो 1 मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड यानी इज इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम रखेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, √3 -√2 अपॉन में -3, ठीक है। अब हम इसके हर को बराबर कर लेंगे, ठीक। तो कैसे बराबर करेंगे, तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, जैसा हमने पहले या दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। सेम वैसे ही करना है इसको भी। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को देखो, ये एक्सपैंड कर रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। तो -3 इंटू √3 प्लस √2, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 माइनस 2 अपॉन में माइनस का 3 √3 प्लस √2, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, और अपॉन में 3, अंदर क्या बच जाएगा, √3 माइनस √2। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनस के साइन को हमने यहाँ से इसलिए हटा दिया क्योंकि अंदर साइन हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, 1/√3 माइनस √2, हाँ, ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 114 का मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर, तब क्या होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। हम्म, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी, ये इसका लंब है ना, ए डी कह रहा है, ए और डी जो है लंब है बी सी पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है, और ए बी इक्वल्स टू बी सी और इक्वल्स टू सी ए। समबाहु त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी बेटा, बराबर होंगी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, समकोण त्रिभुज ये वाला, सॉरी ये वाला है ना, ये समकोण त्रिभुज ही तो है। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखते हैं क्या मिलता है। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, बी सी, है ना, तो हम हाफ बी सी स्क्वायर लिख लेते हैं, हाफ बी सी का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी, यही तो बनेगा, है ना। तो इसमें नेक्स्ट पेज है क्या, नहीं है, चलो देखो, है ना, इसके बाद यहाँ से देखना, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है।
अब इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या बनेगा बेटा, 3ab² इक्वल्स टू 4ad²। ठीक है, 3ab² इक्वल्स टू 4ad²। ठीक है, तो यहाँ पर है कहीं 3ab² इक्वल्स टू 4ad²। हाँ, ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अच्छा थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ BC था तो AD AB कहाँ से चला आया ना। तो BC को हमने देखो यहाँ पर AB के इक्वल बताया था, आपको बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पर AC कर लेना, AB कर लेना, आपको आसानी होगी, आप समझ जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। AB। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ सही से। AB अब हो जाएगा ना, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3ab²। ये 4 जो एलसीएम आएगा वो इधर चला जाएगा तो 4ad², यानी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, समझ गए। चलो, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो इसके अध्ययन के लिए बेटा इसमें दिया हुआ है पेज मैंने, 1 × 1 इक्वल्स टू 1, 11 × 11 121, 111 × 111 यानी 12321। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटा, देखो कैसे। इसमें 2 1 है तो एक बार 2 आया, इसमें देखो 1 2 3 है तो 3 तक गिनती गई है, फिर बैकवर्ड में चली गई है, 1 2 3 एंड देन बैकवर्ड। तो इसके हिसाब से हमें 1 2 3 4 5 है तो 5 तक मेनली जाएगी गिनती। 5 तक किसमें है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें 3 मिसिंग है। इसमें 4 पहले आना चाहिए था, तो ये दोनों ही गलत हो गए, बचा क्या, ये वाला, है ना। तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हमें पैटर्न को समझना था। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति बेटा कैसी होती है, तार्किक होती है, रीजनेबल होती है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, क्या, विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहां b इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। बिल्कुल सही जवाब ये है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, आसपास की चीजों से उनको बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 118 के लिए। एक वर्ग का परिमाप 4a+8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप अगर पूछा है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इक्वल्स टू भुजा गुणे 4। ठीक है ना, भुजा गुणे 4, तो भुजा गुणे 4 इक्वल्स टू 4a+8, यही तो दिया है क्वेश्चन में ना, एक वर्ग का परिमाप इतना है, तो भुजा गुणे 4 यानी 4a+8। ठीक है ना, तो भुजा बराबर क्या होगी, 4a+8/4, जिसमें से हम 4 ऊपर कॉमन ले सकते हैं ना, तो a+4 हो जाएगा अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो भुजा कितनी निकल के आ गई बेटा, a+4 हमारी भुजा निकल करके आ गई। हमसे पूछा क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, क्षेत्रफल इक्वल्स टू भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू पुट करो, a+4 का होल स्क्वायर, तो a+4 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² यानी, हाँ, प्लस b² यानी 8, प्लस 2ab यानी 4 2 8, 8a, है ना, किसी में है, फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 119, a² प्लस b², सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा ना, हाँ, तभी आंसर नहीं मैच कर रहा था। a+2 का, तो 2 2 4 और 4a, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यिका और बहुलक तो होते हैं, तो जो नहीं है वो है परास, यानी ऑप्शन डी। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको याद होगा तो स्टैटिस्टिक्स में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक, लेकिन परास जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का पार्ट नहीं है। हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का नहीं है।
ठीक है, तो ये रहे हमारे पास 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।